बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप CA604P यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लैब्स या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकल्स के फाइनल टर्म की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के सिलसिले में परेशान हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में इस सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि एटलीस्ट इसको गो थ्रू करने के बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो इंशाल्लाह प्रिपेयर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा एजेंडा क्या होगा, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ 40 क्वेश्चन जो है वो रिव्यू करें और इसमें कोशिश करेंगे हम कि इस सब्जेक्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करें इंशाल्लाह। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज वैलिड टू शो योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन लाइनक्स। यानी आप लाइनक्स में यानी यूबंटो में काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पे और आपने देखना है कि आप इस वक्त किस करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। तो उसके लिए जो आपके पास कमांड होती है वो क्या होती है, pwd। ठीक है, ये pwd की कमांड आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बता देता है कि इस वक्त आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स यू विल यूज टू चेंज योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। यानी आप किसी एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं और अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं और चेंज करके डेस्कटॉप की डायरेक्टरी लेना चाहते हैं, तो कौन सी कमांड है जो आप एग्जीक्यूट करेंगे कि आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो चेंज होके आप डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में चले जाएं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट में भी एक कमांड यूज की होगी, CD यानी चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद जो डायरेक्टरी आप लेना चाहते हैं इन दिस केस डेस्कटॉप, तो आप लिखेंगे CD स्पेस डेस्कटॉप और जैसे इसको एंटर करेंगे तो आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो चेंज होके डेस्कटॉप हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी पहली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एज। तो हमें कहा गया है कि कोई एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाइए, यानी एक डायरेक्टरी आपके पास हो CS604 की, उसके बाद एक और डायरेक्टरी हो उसके अंदर फाइल्स की और उसके अंदर एक और डायरेक्टरी हो C फाइल्स की। तो हमें इस तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइनक्स में डायरेक्टरी यानी जो विंडोज में हम जिसको फोल्डर बोलते हैं, लाइनक्स में वो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो हमारे पास क्या होती है, mkdir। इसका मतलब ये है कि ये वाली ऑप्शन तो हमारी हो नहीं सकती, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो सकती है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहा गया है, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए जो हम लाइनक्स में -p का स्विच यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट अगर आप कमांड देखें तो mkdir, उसके बाद -p का आप स्विच यूज कर रहे हैं और बिल्कुल वही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे गिवन है यानी CS604-files-c फाइल्स, तो हमारी यहाँ से ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन लाइनक्स हाउ वुड यू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी डेस्कटॉप। यानी आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो डेस्कटॉप की डायरेक्टरी है या फोल्डर है, दूसरे लफ्जों में उसके अंदर क्या चीजें पड़ी हुई हैं, कितनी फाइलें हैं, किस तरह की हैं, यानी उसका कंटेंट आप देखना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो आपके पास जो लाइनक्स में कमांड होती है किसी डायरेक्टरी का कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए, उसको हम कहते हैं लिस्ट या ls। तो ls कमांड के बाद यहाँ पे देखें आपने डेस्कटॉप डायरेक्टरी को डिस्प्ले करना है, उसके कंटेंट डिस्प्ले करने हैं, तो ls स्पेस डेस्कटॉप, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो डेस्कटॉप डायरेक्टरी के सारे कंटेंट हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। फिफ्थ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल रिमूव ए डायरेक्टरी नेम्ड CS604। तो हमें कहा गया है कि कोई एक कमांड लिखिए या बताइए कि एक डायरेक्टरी क्रिएटेड है, ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है CS604 नाम की, उसको हमें रिमूव करना है। तो आपको पता है डायरेक्टरी रिमूव करने की जो कमांड है यूबंटो में यानी लाइनक्स में वो क्या होती है, रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR। तो यहाँ देखिए पहली ऑप्शन है RMDIR स्पेस वही फोल्डर या डायरेक्टरी जो हमें रिमूव करनी है उसका नाम दिया हुआ है, बी ऑप्शन में खाली RM लिखा हुआ है, सी में डेल लिखा हुआ है और एरेज, ये सारे इनवैलिड हैं। तो हमारी पहली ऑप्शन यानी जो डायरेक्टरी रिमूव करनी है उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, RMDIR स्पेस जो डायरेक्टरी डिलीट करनी है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी मतलूबा या रिक्वायर्ड डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइलर्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंपाइलिंग C or C++ programs
ऑन लाइनक्स यूबंटू। यानी लाइनक्स वगैरह पे हमें सी या सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम्स हम कंपाइल करते हैं उसके लिए कौन सा कंपाइलर यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आसान है, फर्स्ट साइट पे आप सब समझ गए होंगे और आपने बल्कि इसको सेलेक्ट भी कर लिया होगा। GCC का कंपाइलर, यानी इसको कहा जाता है GNU कंपाइलिंग कलेक्शन या कंपाइलर्स कलेक्शन, GCC कंपाइलर या GCC का कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज यू हैव जस्ट कोडेड ए सी लैंग्वेज प्रोग्राम, इन्वर्टेड कॉमा में आप देख सकते हैं उस प्रोग्राम का नाम है myinfo.c, जो आपने अभी कोड किया है लाइनक्स के एनवायरनमेंट में, किसी एडिटर को आपने यूज किया होगा। उसके बाद अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, कंपाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो आपने ये याद रखना है कि यह आपकी फाइल है सी की, जिसको आपने क्या करना है, इनफैक्ट आपने कंपाइल कर, दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे आपको ये बताना होगा। आमतौर पे विंडोज पे तो आप क्या करते हैं, एडिटर यानी IDE के अंदर क्लिक करते हैं तो आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है और रन हो जाता है। ठीक है, लेकिन लाइनक्स पे यानी यूबंटू वगैरह में आपको कमांड देनी पड़ती है। तो उसके लिए कमांड आप क्या यूज करते हैं, मेरा ख्याल है आपने बहुत यूज की होगी जी। GCC आप पहले लिखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी उस फाइल का नाम जो आपने कंपाइल करनी होती है, और ये आप ये देखें यही फाइल है जो आपने कंपाइल करनी है इनफैक्ट। तो GCC स्पेस आपकी फाइल .c, और उसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो आपकी फाइल जो है वो कंपाइल हो जाती है। कंपाइल यहाँ पे यूज नहीं होता, रन और मेक, ये इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो कंपाइल करने के लिए यानी सी के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए लाइनक्स में यूज नहीं होती। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी सारी क्या है, गलत या इनकरेक्ट है। द राइट ऑप्शन इज GCC-filename.c। क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज यू हैव जस्ट कंपाइल्ड ए प्रोग्राम कॉल्ड myinfo.c। आपने एक प्रोग्राम अभी कंपाइल कर लिया है, अब आप उसको क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, अगेन जैसे विंडोज में आपके लिए बड़ा आसान है कि आपने एक क्लिक किया तो कंपाइल होगी फाइल। ये सेकंड टाइम पे कहीं रन आपके पास बटन होता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो फाइल आपकी जो है वो रन हो जाती है। इवन आपके पास कुछ शॉर्टकट भी अवेलेबल होते हैं। लाइनक्स में आपने भी देखा कि GCC करके आपने कंपाइल तो कर लिया फाइल, अब आपने उसको एग्जीक्यूट भी करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास लाइनक्स में क्या ऑप्शन होती है या क्या कमांड होती है, ./, और उसके बाद हम स्पेस देखते उस फाइल का नाम लिखते हैं और .o लिखते हैं या फिर नहीं लिखते, .c नहीं लिखा जाता। तो ये एग्जीक्यूट वाली भी गलत होती है ऑप्शन, रन वाली भी कोई कमांड नहीं होती। इस ऑप्शन में डॉट और / भी है, फाइल का नाम भी है, लेकिन ये .c है। तो हम कंपाइल के वक्त c लिखते हैं, एग्जीक्यूट के वक्त .c नहीं लिखते। एग्जीक्यूट हमें करनी होती है ऑब्जेक्ट फाइल, ये .o होगा या फिर खाली फाइल का नाम होगा। तो यहाँ से हमारी फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ./ और उसके बाद फाइल का नाम लेकिन बगैर .c के। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पाइप्स। तो आपको पता है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से मुराद ये होती है कि आपके दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है। ये जो प्रोसेसेस हैं ये अपनी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। उनमें एक पाइप भी हैं, एक इसके अलावा फाइफो भी हैं और कुछ और मैकेनिज्म्स भी हैं। तो यहाँ पाइप्स की बात की जा रही है। तो आपको पता है पाइप्स की जो बेसिक 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज वो ये है कि पाइप्स यूनिडायरेक्शनल जो कम्युनिकेशन चैनल है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन याद हो तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन बी या सेकंड ऑप्शन आपकी करेक्ट है इन द केस ऑफ पाइप्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू अ पाइप। यानी आपने दो सिस्टम्स कॉल्स बतानी है, एक जिसमें आप पाइप से कुछ रीड कर रहे हैं और दूसरी सिस्टम कॉल जिसमें आप पाइप पे कुछ राइट कर रहे हैं इन द केसेस ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी IPC। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आपको पता है दो सिस्टम कॉल्स कौन सी होती हैं पाइप्स के केस में जी, एक रीड होती है जो कि आप जब पाइप से कुछ रीड कर रहे हैं, और दूसरी सिस्टम कॉल राइट होती है जब आप पाइप पे कुछ राइट कर रहे हैं। यानी एक प्रोसेस है वो पाइप से कुछ रीड कर रहा है, हो सकता है दूसरा प्रोसेस है वो पाइप पे कुछ राइट कर रहा है। ठीक है, और यही पाइप है जो दोनों प्रोसेसेस के दरमियान एक चैनल बना हुआ है कम्युनिकेशन के लिए। Question number 11. In the context of IPC using the pipe, the file descriptor dash is used for the read end of the pipe.
तो अभी हमने बात की कि दो प्रोसेसेस हैं, एक हो सकता है पाइप से रीड कर रहा है और एक जो है वो पाइप पे कुछ राइट कर रहा हो, यानी उस चैनल के ऊपर कुछ राइट कर रहा हो। तो उस चैनल का जो रीड एंड है या वो प्रोसेस जो उसको रीड कर रहा होगा, उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर एक फाइल डिस्क्रिप्टर बताना पड़ता है। ठीक है, आपने जरूर पढ़ा होगा, आप INT करके FD और उसके बाद फिर एरे डिक्लेयर करते हैं आमतौर पे, और उसका साइज 2 दे देते हैं, क्योंकि आपको दो ही डिस्क्रिप्टर चाहिए होते हैं, या एक रीड के लिए और या फिर राइट के लिए। जी, तो रीड के लिए आपके पास जो फाइल डिस्क्रिप्टर होता है वो होता है FD और sub 0, और राइट के लिए आपके पास क्या होता है FD sub 1। तो यहाँ रीड का पूछा गया है, पाइप के रीड एंड पे होगा, उसको फाइल डिस्क्रिप्टर कौन सा हम देंगे या अलॉट करेंगे, FD sub 0, यानी 0 क्या होगा, रीड एंड के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडरिंग द IPC यूजिंग द पाइप, द फंक्शन रिटर्न्स डैश इफ द रीड कॉल फेल्स। अभी हमने स्टडी किया कि रीड की सिस्टम कॉल है, राइट की सिस्टम कॉल है। तो आपने IPC आप कर रहे हैं, दो प्रोसेसेस हैं आपके, वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं यूजिंग पाइप। तो उसमें एक प्रोसेस जो है वो रीड का फंक्शन या रीड की सिस्टम कॉल जो है वो कॉल करता है, यानी उसका फंक्शन कॉल करता है रीड का, आसान लफ्जों में आप ये कह लीजिए। तो अगर वो कॉल किसी वजह से भी फेल हो जाती है तो वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो ऐसी सूरत में फंक्शन -1 रिटर्न करता है या -1 रिटर्न करता है। यानी एक प्रोसेस ने किसी एक पाइप के ऊपर रीड करना है, तो उसने रीड की सिस्टम कॉल को कॉल किया या रीड के फंक्शन को कॉल किया, और वो किसी वजह से फंक्शन वो कॉल नहीं हो सका, तो क्या रिटर्न होगा, -1। क्वेश्चन नंबर 13 है, select the purpose of the below statement in the context of IPC using pipes। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सा मैं उनको एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखिए तो इन टाइप के, यानी इंटीजर टाइप के N, NR, RC, ये कुछ 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो एक कैरेक्टर पॉइंटर जो है वो टेस्ट स्ट्रिंग के नाम पर डिक्लेयर हुआ है, जिसको हमने कोई वैल्यू भी साइन की हुई है, हेलो स्पेस वर्ड और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद हमने बफर नाम की कैरेक्टर अरे जो है वो डिक्लेयर की हुई है 1024, यानी 1024 उसका साइज हमने दिया हुआ है BUF के नाम से। ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो भी इस टेस्ट स्ट्रिंग में वैल्यू हमने ऊपर दी है, अगर आप देखें तो strlen यानी स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, और जो भी इसकी स्ट्रिंग लेंथ बनती है अगर आप काउंट करें, तो इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट में हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, n = 12। ठीक है, अब ये एक्चुअली बतानी है जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है। तो हम कह रहे हैं जी NR = रीड। हम कुछ, ये देखिए रीड की हम सिस्टम कॉल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम कुछ रीड कर रहे हैं और डिस्क्रिप्टर हमने यूज किया हुआ है 0 का। इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो ये रीड की कॉल यूज कर रहा है वो एक्चुअली पाइप से रीड कर रहा है, क्योंकि फाइल डिस्क्रिप्टर 0 है। और वो रीड क्या कर रहा है जी, कितने बाइट्स रीड करेंगे, ये अभी हमने ऊपर बताया n = 12 है यहाँ पे। और रीड वो क्या कर रहा है, रीड वो 12 कैरेक्टर रीड कर रहा है बफर से। तो इसका मतलब ये हुआ, हम आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं, हम उस पाइप से 12 कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, और रीड करके एक्चुअली हम बफर में रीड कर रहे हैं, जो हमने ऊपर कैरेक्टर रीड डिक्लेयर की हुई है 1024 साइज की। तो हम 12 कैरेक्टर्स रीड कर रहे हैं उस बफर में, और वही 12 जो है वो हम असाइन कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे अपने NR के इंटीजर टाइप की वेरिएबल को। तो अगर आप बी ऑप्शन देखें तो वो यही कह रही है कि इट रीड्स द n बाइट्स फ्रॉम द पाइप इनटू द बफर, और उसके बाद क्या कर रही है जी, ये जो 12 नंबर है ये स्टोर हो रहा है, या 12 बाइट्स जो आपने रीड किए हैं ये स्टोर आप कर रहे हैं किसमें, NR का जो वेरिएबल है लेफ्ट साइड पे, असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ आपने या मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आपकी ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। ठीक है, रीड की सिस्टम कॉल को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये भी बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लाइन नंबर 4 है, इनफैक्ट ये इससे आगे का एक प्रोसेस है वो पूछा गया। लाइन नंबर 3 तक तो हमने कहा कि जी हमने एक पाइप क्रिएट किया हुआ है और पाइप के रीड एंड से हमने रीड कर लिया जितनी कैरेक्टर या बाइट्स ऊपर हमने दिए हुए थे टेस्ट स्ट्रिंग को, जो कि हमने काउंट किया और हमने कहा जी वो 12 है, तो हमने 12 बाइट्स या 12 कैरेक्टर रीड कर लिए, रीड हमने बफर में कर लिए और यही 12 हमने NR को असाइन कर दिया। नीचे हम ये कह रहे हैं RC = write 1, तो इसका मतलब ये है कि ये जो RC = write है तो
ये राइट की सिस्टम कॉल है इनफैक्ट, और प्रोबेबली भी ये दूसरा जो प्रोसेस है हो सकता है यूज कर रहा हो, तो वो राइट की सिस्टम कॉल यूज कर रहा है। ठीक है, ये अपने ज़हन में रखना है। तो जितने हमने बाइट्स रीड किए थे वो लास्ट टाइम कहाँ पड़े हुए हैं, एनआर के अंदर। तो हमने कहा कि आप उतने बाइट्स राइट कर दीजिए। कहा कि हमने कितने कैरेक्टर्स राइट करने हैं वो हमें पता है, हमने कहाँ रखे हुए हैं, हमने स्टोर किए हुए हैं ये एनआर के अंदर। ये देखें, ये हमने लास्ट टाइम यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं, और ये कहाँ से आ रहे हैं, इस एन से, और ये यहाँ से ला रहा है स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन। तो यूं ये 2-3 चीजें जो है ना इस तरह से एसोसिएटेड है। तो इस केस में जो ऑप्शन 1 है आपकी वो करेक्ट है कि इट राइट्स एनआर बाइट्स फ्रॉम द बफर। जो रीड किए हमने पहले वो हमने चूंकि इसमें रखे हुए हैं, यहाँ से फिर राइट हो रहे हैं टू द फाइल डिस्क्रिप्टर 1 एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू आरसी। यानी आरसी में हम 12 स्टोर कर रहे हैं कि 12 बाइट्स हमने राइट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोज पाइप fd0 कमांड इन द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पाइप्स। हमने क्लोज की कमांड यूज की है यहाँ पे, और आगे हमने पाइप fd यानी फाइल डिस्क्रिप्टर 0 यूज किया है। तो पहली बात तो ये है कि क्लोज की कमांड जो है वो क्या करेगी, जो कम्युनिकेशन चैनल दो प्रोसेसेस के दरमियान आपने स्टैब्लिश किया हुआ है उसको क्लोज कर देगी। इसका मतलब है ये क्रिएट भी नहीं करेगी और फ्लश भी नहीं करेगी, तो ये क्लोज कर रही है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाइप के जो डिस्क्रिप्टर है, यानी पाइप fd के बाद जो सब लिखा हुआ है वो 0 लिखा हुआ है। तो 0 किसके लिए होता है, रीड के लिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रीड एंड के लिए जो पाइप था उसको क्लोज कर रही है। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये राइट एंड का जो पाइप था उसको क्लोज कर रही होती। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। Question number 16 है, which of the following statements accurately describes a thread in the context of operating system? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में एक थ्रेड जो है वो क्या चीज होती है। तो थ्रेड के साथ 2-3 चीजें जो एसोसिएटेड है, उसका जो बेसिक डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है। थ्रेड जो है वो एक तो लाइट वेट यूनिट होता है या लाइट वेट एग्जीक्यूशन यूनिट होता है, आप ये भी कह सकते हैं। दूसरा, एक प्रोसेस में जो थ्रेड्स होते हैं वो आपस में एक तो सेम मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं या ऑक्यूपाई करते हैं, रिसोर्सेज को भी शेयर करते हैं। ठीक है, जो एक प्रोसेस में अगर 3-4 थ्रेड्स हैं तो वो उस प्रोसेस की ही मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई यूज करते हैं और सेम रिसोर्सेज को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं या फिर शेयर करते हैं। तो ये 2-3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थ्रेड्स के लिए। तो यहाँ से आपकी जो बी है ऑप्शन, वो पूरी आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसको थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करें या आपको थ्रेड की बेसिक डेफिनेशन पता हो तो आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाइल क्रिएटिंग ए थ्रेड वी यूज द फंक्शन थ्रेड, जो कि सिस्टम कॉल भी हम आप कह लेते हैं, दैट टेक्स द 2 आर्ग्यूमेंट्स। और वो कौन से हैं। हम जब थ्रेड की सिस्टम कॉल या फंक्शन यूज करते हैं थ्रेड क्रिएट करने के लिए तो हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। एक तो वो फंक्शन होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं, एक तो हम वो पैरामीटर देते हैं थ्रेड की जो कॉल होती है कि ये वाला फंक्शन हमने एग्जीक्यूट करना है। दूसरा जो पैरामीटर हम पास करते हैं वो असल में एक वेरिएबल हो सकता है। जब हम किसी थ्रेड को क्रिएट करते हैं तो हमें उसकी आईडी लेनी होती है या स्टोर करनी होती है। तो ये 2 पैरामीटर होते हैं जो आम तौर पे हम थ्रेड की जो कॉल है या फंक्शन कॉल है उसमें जो 2 पैरामीटर पास होते हैं वो ये वाले पैरामीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, The FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑल्सो कॉल्ड एज ए नेम्ड पाइप। ये भी एक मैकेनिज्म है 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, यानी आईपीसी के लिए जो दूसरा मैकेनिज्म है या जो स्टैंडर्ड है या टूल है वो हमारे क्या है, FIFO है। और बताइए कि क्या ये जो कम्युनिकेशन होती है ये जो 2 प्रोसेस हैं वो क्या रिलेटेड हैं या अनरिलेटेड हैं या फिर दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। तो FIFO या नेम्ड पाइप की जो बेसिक डेफिनेशन है या उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो चीज है वो ये है कि ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। FIFO को रिलेटेड या अनरिलेटेड प्रोसेसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। द थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन इज द correct option. Question number 19, which of the following option is correct to create FIFO named FIFO_1? इस नाम की हमें FIFO क्रिएट करनी है, ठीक है, FIFO_1 using the MK node system call। तो पूछा ये गया कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, आपने MK node की जो सिस्टम कॉल का सिंटैक्स है
या सिग्नेचर है या प्रोटोटाइप है, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है कि वो ठीक कौन सी है। कि सबसे पहले तो सब में MK नॉड लिखा हुआ है और जारी बात है आपकी MK नॉड की कॉल है तो सबसे पहले आपको MK नॉड ही लिखना पड़ेगा। यहाँ तक तो बात सब में ठीक आ रही है। सेकंड, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने FIFO क्रिएट करनी है उसका नाम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है FIFO1, तो यहाँ पे सब में तकरीबन FIFO1 ही आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक आ रही है। थर्ड जो आप चीज देखेंगे या इस MK नोड का जो दूसरा पैरामीटर होता है कि आप बताते हैं कि मोड और परमिशंस क्या होंगी। तो मोड और परमिशंस क्या होती हैं, S_IFIFO। तो वो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ में, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 2 भी गलत है और ऑप्शन 3 भी गलत है। तो इनमें से कोई ऑप्शन हो सकती है फर्स्ट में या फोर्थ में। अगर आप ध्यान से देखें तो जो परमिशंस हैं वो यहाँ से हम क्या करते हैं, पाइप साइन से आगे भी बताते हैं कि ये 0666 यानी ये रीड राइट है फॉर एवरीवन, ऑनर, ग्रुप वगैरह सब के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पाइप के बगैर कॉमा सेपरेटेड आपने किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और जो फर्स्ट में लास्ट ऑप्शन है वो हमारे डिवाइस के लिए होती है और इसको अगर आपने यूज़ नहीं करना तो आप 0 भी पास कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि MK नॉट की जो स्टैंडर्ड फंक्शन कॉल है वो आपकी यहाँ से पार्ट 1 या ऑप्शन 1 में करेक्ट लिखी हुई है, यानी MK नॉट, उसके बाद जो आपने FIFO क्रिएट करनी है उसका नाम इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसके बाद कॉमा देके जो दूसरा पैरामीटर है वो हमारा मोड या फिर उसके साथ पाइप साइन डाल के हम परमिशंस लिखेंगे, और थर्ड जो पैरामीटर हमारा होता है वो डिवाइस के लिए, और अगर आपने यूज नहीं करना तो वहां पे हम 0 पास कर देते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, which of the following statement accurately describes the default behavior of FIFOs for the read and write system call। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि डिफॉल्ट बिहेवियर इन दोनों का क्या ब्लॉकिंग है, यानी FIFOs या नेम्ड पाइप के केस में आपने रीड और राइट सिस्टम कॉल्स करनी है, उनका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या है, ब्लॉकिंग है। तो यहाँ अगर आप देखें जी तो सी ऑप्शन आपके पास क्या कह रही है कि बाय डिफॉल्ट बोथ रीड एंड राइट सिस्टम कॉल्स परफॉर्म ब्लॉकिंग, यही बात हो रही है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपकी करेक्ट है। ये भी FIFO की एक आप समझ लीजिए बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डज द अनलिंक फंक्शन डू व्हेन अप्लाइड टू अ FIFO यानी नेम्ड पाइप। FIFO में आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा या इसको सिस्टम कॉल भी आप कह सकते हैं, अनलिंक के नाम से होता है। तो आप ये फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, देखें इसको थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश की लैंग्वेज में भी देखें तो लिंक का क्या मतलब होता है, दो चीजों को जोड़ना, और अनलिंक का क्या मतलब होगा, उसके रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्रिएट तो नहीं होगा, चेंज भी नहीं होगा और रीड भी नहीं होगा। तो इनफैक्ट ये बिल्कुल ऐसी बात ही है कि ये FIFO जो क्रिएट हुई हुई है असल में इसके बैकएंड पे कोई फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन होती है दो प्रोसेसेस के दरमियान। तो जब अनलिंक हम यूज करते हैं या अनलिंक के फंक्शन को या अनलिंक के सिस्टम कॉल हम यूज करते हैं तो हमारी जो दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो नेम्ड पाइप क्रिएट हुआ होता है उसके साथ जो एसोसिएटेड फाइल एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिलीट या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आसान लफ्जों में वो जो दो प्रोसेसेस हैं आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं नेम्ड पाइप के थ्रू या FIFO के थ्रू, इस अनलिंक के कमांड से वो फिर क्या हो जाते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर वो दोनों प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। Question number 22. What does the following condition check for when applied to a FIFO named first FIFO? ये जो कंडीशन दी हुई है ये कंडीशन जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, तो ये कंडीशन चेक करनी है। अभी हमने कहा कि अनलिंक जो है ये क्या करती है, ये उस फाइल को डिलीट कर देती है जो एक नेम्ड पाइप की बैक एंड पे यूज हो रही होती है फाइल सिस्टम के अंदर, जो कि दो प्रोसेस आपस में यूज करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमने इस फर्स्ट FIFO को अनलिंक किया यानी इस चैनल को डिलीट किया तो हमारे पास या तो ये डिलीट हो जाएगा और या फिर ये डिलीट नहीं होगा। अगर तो ये डिलीट हो जाता है, असल में तो ये इसकी कंडीशन ये चेक कर रही है,
अगर तो ये डिलीट हो जाता है सक्सेसफुली तो दैट्स गुड, फाइन एनफ। लेकिन ये अगर किसी वजह से डिलीट नहीं होता तो इसका मतलब है कि इस इफ की कंडीशन में हमें कोई एरर रिटर्न होगा, ये हम चेक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एरर रिटर्न नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि हमने दोनों प्रोसेसेस के दरमियान जो फर्स्ट फाइफो के नाम से एक फाइफो या नेम्ड पाइप क्रिएट किया हुआ था कम्युनिकेशन के लिए, वो हमने डिस्ट्रॉय या डिलीट कर दिया है। लेकिन अगर ये की कंडीशन में हमें एरर रिटर्न होता है तो इसका मतलब ये है कि हम फिर कह सकते हैं कि वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिलीट नहीं हुआ। तो यहाँ अगर आप सी ऑप्शन देखें तो वो यही कह रही है, इट चेक्स इफ द फर्स्ट फाइफो इज सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर तो ये डिलीट हो गया तो ये कंडीशन चेक कर रही है, और अगर ये डिलीट नहीं हुआ तो क्या होगा, हमें कोई एरर रिटर्न आएगा। तो यही हम चेक कर रहे हैं और ये कंडीशन यही चेक कर रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी FCFS। ये एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, आपने जरूर पढ़ा होगा। यानी CPU के अंदर जितने प्रोसेस हैं उन्होंने सब ने एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए उनको स्केड्यूल होना पड़ता है। तो किसी तरीके कार या किसी एल्गोरिथम के तहत इन प्रोसेसेस को स्केड्यूल किया जाता है। यानी ऐसे नहीं है कि किसी भी तरह से किसी को भी कर दें, नहीं। उसमें से एक जो है वो क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी जो पहले आया उसको पहले CPU दीजिए, रिसोर्सेज दीजिए ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। और दूसरा आपके पास कौन सा होता है, राउंड रॉबिन। तो ये बताना ये है कि इनमें से कौन सा प्रीएम्प्टिव है और कौन सा नॉन प्रीएम्प्टिव है। मैं क्विकली एक मिनट के लिए बता देता हूँ कि प्रीएम्प्टिव जो होते हैं एल्गोरिथम्स होते हैं जिनमें हम एक प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए CPU देते हैं और उसके बाद फिर हम उनसे CPU ले लेते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम की कैटेगरी के वो एल्गोरिथम्स होते हैं जिनमें जब हम प्रोसेसेस को CPU और रिसोर्सेज देते हैं तो जब तक वो पूरी एग्जीक्यूशन ना कर लें हम उनसे वापस नहीं लेते। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है असल में ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। जबकि राउंड रॉबिन जो है वो ये कहता है कि आपके पास 3-4 प्रोसेसेस हैं, आप थोड़े से टाइम के लिए एक प्रोसेस को CPU दे दीजिए, फिर उससे वापस ले लीजिए। वो प्रोसेस अभी चल रहा था, आपने उससे CPU वापस ले लिया, फिर आपने दूसरे प्रोसेस को दे दिया, वो थोड़ा सा चला, फिर आपने उससे भी वापस ले लिया, फिर आपने तीसरे को दे दिया, फिर चौथे को, और फिर पांचवें को, और फिर वापस पहले को दे दिया। तो यूं सर्कुलर फैशन में आप सबको थोड़ा थोड़ा CPU देते जा रहे हैं। तो ये असल में है राउंड रॉबिन। तो इसमें आप CPU वापस ले रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, ये इसने यहाँ पे आना है असल में। और राउंड रॉबिन जो है वो क्या है, आपका प्रीएम्प्टिव है। तो उम्मीद है इनकी जो बेसिक कैटेगरीज हैं, ये जो बेसिक इनकी जो फिलॉसफी है वो आपको याद रहेगी। आपको जरूर बेसिक जरूर आपने याद रखनी है। 24 है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CPU स्केड्यूलिंग। अभी तक वही हम बात कर रहे हैं CPU स्केड्यूलिंग की, उसको आपने ज़हन में रखना है। व्हाट डज द टर्म बर्स्ट टाइम मीन्स और रेफर टू। एक चीज़ होती है आपने पढ़ी हुई है बर्स्ट टाइम, ये इससे क्या मुराद है, एक प्रोसेस का जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम होता है इससे पहले कि CPU उससे लिया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम उससे CPU या रिसोर्सेज ले वो टाइम, या फिर जब तक कि वो अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल ना कर ले। दोनों सूरतों में जितनी देर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है असल में वो टाइम क्या, बर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अगर आप देखें, द टोटल टाइम अ प्रोसेस स्पेंड्स एग्जीक्यूटिंग बिफोर इट इज इंटरप्टेड और कंप्लीट्स। यानी या तो उसको इंटरप्ट करके उससे CPU ले लिया जाएगा और या फिर अपनी एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट कर लेगा। इन दोनों सूरतों में जितनी देर वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है वो क्या टाइम क्या कहलाता है, आपका बर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 25 है फॉर द गिवन प्रोसेसेस व्हाट इज द एवरेज वेट टाइम इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो हमें यहाँ FCFS के लिए कोई एक छोटा सा एक चार्ट दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है कि 3 प्रोसेसेस हैं कि पहले प्रोसेस 1 आया सिस्टम में P1, और उसके बाद फिर P2, फिर 3, और इस तरह से ये P1 जो है वो 24 सेकंड्स के लिए फॉर एग्जांपल या यूनिट टाइम के लिए चला, P2 जो है वो 3 के लिए, और P3 भी वो 3 सेकंड्स के लिए या 3 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ या उसको इतना बर्स्ट टाइम मिला। तो अब हमें कहा गया कि एवरेज वेट टाइम जो है ना वो निकालें इस केस में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हर प्रोसेस का अपना वेट टाइम कितना है और फिर तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल आएगा, एवरेज वेट टाइम।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक साथ में कॉलम और ऐड कर लेते हैं वेट टाइम का। देखिए P1 जब शुरू में आया और उसको फौरन CPU मिल गया तो P1 को तो कोई वेट नहीं करना पड़ा, इसीलिए P1 का जो वेट टाइम होगा वो क्या होगा, 0। यानी P1 आया, फौरन CPU मिल गया, उसको कोई वेट नहीं करना पड़ा, तो इसलिए हम P1 के लिए वेट टाइम लिखेंगे 0। अब P1 चलना शुरू हुआ और P1 कितना चला, 24 सेकंड। इसका मतलब ये है कि P2 वेट कर रहा है और जैसे ही P1 24 सेकंड खत्म किया उसने अपनी एग्जीक्यूशन, तो P2 की बारी आ गई। जब P2 की बारी आई तो ये 24 सेकंड चल चुका था और P2 ने 24 सेकंड वेट किया, तो इसका मतलब P2 का जो वेट टाइम है वो कितना बना, 24 सेकंड। अब 25 सेकंड पे P2 चला और 25 सेकंड उसने चलना, 26 सेकंड उसने चलना है अभी, और 27 सेकंड तक उसने चलना है। तो इसका मतलब यह है कि P3 असल में 27 सेकंड तक वेट करता रहा। जब 3 सेकंड P2 चल चुका तो उसके बाद बारी आई अब आपके P3 की। तो जब तक P3 27 सेकंड वेट करता रहा और उसके बाद फिर P3 को मौका मिला और उसने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया। अब हमारे पास तीनों प्रोसेसेस का वेट टाइम इंडिविजुअल आ गया है, तो अब हम अपना फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा जी, एवरेज वेट टाइम इज इक्वल टू वेट टाइम ऑफ ईच प्रोसेस, यानी P1, P2, P3 जो कि हमने लिया अभी 0, 24 और 27, इनको हम ऐड करते हैं, 3 पे डिवाइड करते हैं एवरेज के लिए, तो ये बनेगा 51/3 और ये बना 17। तो इसका मतलब ये है, इन दिस चार्ट और इन दिस फिगर और इन दिस टेबल, अगर ये प्रोसेसेस हैं इतने बर्स्ट टाइम के साथ गिवन है, FCFS के केस में जो एवरेज वेट टाइम है वो कितना बना जी, 17 यूनिट्स या फिर 17 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, डिजाइन स्पेशली फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम, राउंड रॉबिन यूजेस ए टाइम स्लाइस कार्ड। दो चीज़ें आपने और ज़हन में रख लेनी है। एक तो यह है कि राउंड रॉबिन जो है वो एक टाइम शेयरिंग सिस्टम है। अभी हमने इससे पहले बात की थी कि 4 प्रोसेसेस हैं, तो थोड़ा सा टाइम राउंड रॉबिन अगर एल्गोरिथम यूज़ करें हम, तो वो थोड़ा सा टाइम P1 को मिलेगा, फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा P2 को, फिर थोड़ा सा P3 को, और फिर थोड़ा सा P4 को, और फिर दोबारा हम पहले को दे देंगे P1 को, फिर P2 को, फिर 3 और फिर P4, और इसी तरह से हम सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहेंगे अनटिल के सारे प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो हम थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं ना, असल में इसको कहते हैं टाइम स्लाइस, यानी एक टाइम को छोटा सा टुकड़ा हिस्सा स्लाइस। इसको राउंड रॉबिन की जो लैंग्वेज है उसको कहा जाता है क्वांटम। यानी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो है वो सारे प्रोसेसेस को जो छोटा छोटा टाइम देता है, थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, उनको अलाउ करता है कि वो चलें, एग्जीक्यूट हो जाएं, रन हो, अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लें। उस छोटे टाइम स्लाइस को हम कहते हैं क्वांटम। 27 है, इन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। आपने ये कोई प्रॉब्लम पढ़ी होगी, इनको आमतौर पे कहा जाता है IPC प्रॉब्लम, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं ये। उसमें से एक आपकी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस। आपके दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोड्यूसर है और एक आपका कंज्यूमर प्रोसेस है। आपने बताना है इन गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिनमें इन दोनों का रोल बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। आपको पता है प्रोड्यूसर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्रोड्यूस करता है। अगर आप लास्ट वाली R आप छोड़ दें 1 मिनट के लिए, तो ये क्या बनेगा, प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूसर एक ऐसा प्रोसेस है जो कोई डेटा आइटम प्रोड्यूस करता है, और लाइकवाइज कंज्यूमर एक ऐसा प्रोसेस है जो कोई डेटा आइटम क्या करता है, खर्च करता है, स्पेंड करता है, प्रोसेस करता है या फिर कंज्यूम कर। तो ये दो रोल हो गए अलग अलग। तो अब अपनी स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोड्यूसर जनरेट्स आइटम्स, बिल्कुल ठीक है बात, एंड प्लेसेस देम इनटू अ बफर, या इसको कहीं मेमोरी में किसी एक जगह आप समझ लीजिए रख देता है वो प्रोड्यूस करके या जनरेट करके। और जो कंज्यूमर प्रोसेस है वो क्या करता है, इनको कंज्यूम करता है, प्रोसेस करता है, स्पेंड करता है, कुछ भी आप कह लें, ठीक है, उसी बफर के अंदर से लेके वो इनको इस्तेमाल कर लेता है। तो यही डेफिनेशन है, यही रोल है दोनों के। यानी प्रोड्यूसर कोई चीज प्रोड्यूस करेगा, कोई डेटा आइटम प्रोड्यूस करेगा, और कंज्यूमर जो है उस प्रोड्यूस की हुई डेटा आइटम को लेके कंज्यूम कर लेगा। तो यही एक्चुअली इन दोनों का रोल है।
28 है, इन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज शेयर्ड बिटवीन दी टू प्रोसेसर। तो आपने इनके कुछ एक दो प्रोग्राम्स पढ़े हुए हैं और आपने देखा होगा कि कोई एक वेरिएबल है जो दोनों में यूज होता है। आपने वहाँ शायद बफर का साइज पढ़ा होगा, उसमें इन आउट का पढ़ा होगा, प्रोड्यूस इज इक्वल टू 0, कंज्यूम इज इक्वल टू 0, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी सारी। और आपने काउंटर का वेरिएबल पढ़ा होगा। तो काउंटर का एक वेरिएबल ऐसा है कि प्रोड्यूसर जब कोई आइटम प्रोड्यूस करता है तो इस वेरिएबल को वो क्या करता है, इंक्रीमेंट कर देता है, उसको 1 प्लस कर देता है। ये आपका काउंट करता है प्रोड्यूसर। और यही वेरिएबल जो काउंटर का वेरिएबल है, कंज्यूमर जब कोई आइटम कंज्यूम करेगा तो इस वेरिएबल को वो क्या कर देगा, 1 माइनस कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा। यानी इस वक्त अगर काउंटर 5 है तो प्रोड्यूसर ने एक आइटम और बनाई और वहां जाके रख दी और काउंटर को क्या कर दिया, 6। और कंज्यूमर आया, उसने एक डेटा आइटम उठाई और जाके कंज्यूम कर दी और 6 को दोबारा क्या कर दिया, 5, एक डिक्रीमेंट कर देगा। तो असल में तो ये क्या है, काउंटर का वेरिएबल है जो दोनों प्रोसेसेस में यानी प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर प्रोसेसेस में ये शेयर हो रहा है, या दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो इस कॉमन वेरिएबल को यानी काउंटर के वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं। 29 है, अनदर आईपीसी क्लासिकल प्रॉब्लम, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्लासिकल प्रॉब्लम्स में से जो एक और प्रॉब्लम है वो आम तौर पे जानी जाती है द डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है हमें बताना है कि ये किस कैटेगरी की प्रॉब्लम है, यानी इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो दी ऑप्शंस में से ये किस कैटेगरी की प्रॉब्लम है। तो क्या ये डेडलॉक की प्रॉब्लम है? डेडलॉक की भी है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर ये डाइनिंग जो फिलोसफर्स हैं जब खाने की मेज पर बैठते हैं तो सब वेट कर रहे हैं कि इनके पास एक एक चॉपस्टिक तो है और दूसरी के लिए वेट कर रहे हैं, तो असल में तो वो किसी के पास नहीं है। तो ये सारे का सारा जो है वो डेडलॉक भी क्रिएट हो जाता है। तो ये एक डेडलॉक की प्रॉब्लम भी है, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम भी है, ये भी हम देखते हैं, और ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की भी प्रॉब्लम है। तो असल में अगर कहा जाए तो इन फैक्ट ये सारी ही प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन सॉल्व द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। अब हमें ये देखना है कि जो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम अभी हमने देखी है, जो क्लासिकल आईपीसी की एक प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे पास 2, 3, 4 हो सकते हैं। क्या सेमाफोर्स यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, क्या मॉनिटर हम यूज कर सकते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या थ्रेड्स के जरिए ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डाइनिंग फिलोसोफर जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो दिए गए ऑप्शंस हैं, सेमाफोर्स, मॉनिटर्स या थ्रेड्स, इन सभी तरीकों से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 है, द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर डेडलॉक डाटा। हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है बैंकर्स के नाम से, तो हमें बताना है कि क्या वो डेडलॉक डिटेक्शन का है या डेडलॉक प्रिवेंशन का है या फिर डेडलॉक अवॉइडेंस का है, या फिर ये सारे ऑप्शंस के लिए हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये सारे ऑप्शंस के लिए तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ एल्गोरिथम्स हैं वो डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं, कुछ हैं जो कहते हैं जी प्रिवेंट करने के हैं, और कुछ हैं वो कहते हैं डेडलॉक को अवॉइड करने के हैं। तो असल में जो बैंकर्स एल्गोरिथम है ये डेडलॉक अवॉइडेंस का एल्गोरिथम है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिवेंशन जो होती है ना, इससे मुराद ये होती है कि आप सिस्टम के अंदर रूल्स पहले से डाल देते हैं, उसको इतना हार्ड कर देते हैं, उसको इतना रिजिड कर देते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि आप हद दर्जे हद्दुल विसा उससे प्रिवेंट करें। यानी जो चीजें डेडलॉक की तरफ लेके जाएंगी आपने पहले ही उनको बिल्कुल निकाल दिया अपने सिस्टम से, यानी आप प्रिवेंट कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उधर जाएं ही ना। तो इट्स मोर लाइक अ रिजिड डिजाइन। ऑन द अदर हैंड जो अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस ये कहती है कि आप डायनेमिकली डिसाइड करें, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है, आपने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, तो आप ये डायनेमिकली डिसाइड करें और इस चीज को डायनेमिकली इंश्योर करें कि रिसोर्स एलोकेट करने के बाद आपका सिस्टम फिर भी क्या है, सेफ स्टेट में है। आपका सिस्टम सारे प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद आपका सिस्टम साइकिल में डेडलॉक में नहीं जाता, बल्कि एक एंडिंग स्टेट में चला जाता है। तो ये क्या है, इट्स मोर लाइक ए फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक अप्रोच। और जो डिटेक्शन है वो तो सिर्फ ये देख रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप ये समझ लीजिए
कि आप एक निगाह दौड़ा लेते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि डेडलॉक कहीं आ गया है। आप सिर्फ चेक कर रहे हैं, यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास काइंड ऑफ थिंग और मे बी एन अलार्म कि जो डिटेक्ट करता है कि जिस सिस्टम में इस वक्त डेडलॉक नहीं है, और अगर आ गया है तो वो बता देता है। ठीक है, तो वो कैटेगरी क्या है, बिल्कुल डिटेक्शन की अलग से है। लेकिन बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, ये एक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है। 32 है, इन द बैंकर्स एल्गोरिथम द मैक्स इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट इज डिफाइंड एज। तो हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ किसी प्रोसेस की नीड हो सकती है, कुछ मैक्स नीड है, कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कुछ रिमेनिंग हैं, कुछ एलोकेटेड हैं, वगैरह वगैरह। शायद आपको कुछ चीज़ें जो है वो ज़हन में आ रही होंगी। तो उसमें से एक मैक्स भी है। मैक्स क्या है, क्या ये एक लेंथ है रिसोर्सेज की या नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज की? नहीं, ये तो उससे कुछ ज्यादा की चीज है, क्योंकि दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। एक, आपके प्रोसेसेस जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक आपके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, फिर उनके इंस्टेंस भी हैं। तो ये कोई मल्टीपल चीजें आ रही हैं। तो ये पहला सिंपल एक वेक्टर तो नहीं हो सकता ये। सेकंड आप देखिए, इट्स n इंटू m, यानी मल्टी डायमेंशनल अरे या मैट्रिक्स हो सकता है। ये सेकंड भी वही कह रही है चीज़, और थर्ड भी। इसका मतलब है इनमें से कोई चीज़ हो सकती है। आप अगर थर्ड की ऑप्शन देखें तो वो कह रहे हैं कि जी जो ये आपकी मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स है या मल्टी डायमेंशनल जो मैट्रिक्स का एक डेटा स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, ये वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं जो आपने एलोकेट कर दिए हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं जी मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये तो एलोकेशन की बात कहीं हो रही है कि आपने कितने दे दिए हैं। हम तो इनकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं, ये हमें पूछा जा रहा है कि जो मैक्स है यानी मैक्सिमम है डेटा स्ट्रक्चर, वो क्या है। सेकंड देखते हैं जी, ये जो मैट्रिक्स है, ये डेटा स्ट्रक्चर हमने भी कहा है मैक्स नाम का, ये क्या कंटेन करता है जी? ये कंटेन करता है कि मैक्सिमम डिमांड फॉर ईच प्रोसेस। यही चीज हम चाह रहे थे कि हर प्रोसेस जब इस सिस्टम में आए, वो बताएगा कि उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए। ये हर प्रोसेस को आके बताना पड़ेगा, ताकि हम मेक श्योर करें कि अगर हम एक तरतीब से रिसोर्सेज को असाइन करें तो सिस्टम डेडलॉक में नहीं जाता। ये मेक श्योर कर रहा है कि रिसोर्सेज हम असाइन करें डायनेमिकली, बट वी नीड टू मेक श्योर कि जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में रहे। Question number 33. The dash data refers to an instruction or data in the process address space, whereas the dash address refers to the main memory location where instructions or data reside. तो एक डेटा, ये देखिए, एक डेटा है और एक एड्रेस है। एक तो आप ये चीज़ याद रखिए। दूसरा, जो पहला डेटा जिसके बारे में बात की जा रही है, ये असल में क्या है, प्रोसेस की एड्रेस स्पेस के अंदर है। जी, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन याद हो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस की, तो आपको याद आ जाएगा कि जो प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में जो चीज़ें होती हैं वो असल में क्या होती हैं जी, लॉजिकल होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉजिकल डेटा है जिसकी बात हो रही है। और दूसरा कहा जा रहा है कि वो एड्रेस जो कि मेन मेमोरी की लोकेशंस हैं, जहाँ एक्चुअल चीज़ें पड़ी होती हैं, यानी डेटा और इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं, तो वो कौन सा होता है भला? आपका फिजिकल। इसका मतलब ये है, द लॉजिकल डेटा रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस और डेटा इन द प्रोसेस एड्रेस स्पेस, whereas the physical address refers to the main memory locations where instructions or data resides, in fact या actual। तो यहाँ से पहली ऑप्शन आपकी करेक्ट है, the logical data और physical address। क्वेश्चन नंबर 34 है, considering the logical to physical address translation। तो आमतौर पे आप क्या लिखते हैं कि फिजिकल एड्रेस साइज दिस इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, फ्रेम प्लस ऑफसेट। यानी किस फ्रेम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं उसका नंबर क्या है, और उस फ्रेम के अंदर किस ऑफसेट पे, यानी शुरू से लेकर दरमियान तक कितनी दूर वो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट, दैट इज F प्लस D। ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 35 है, यही कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ज़हन में रखिएगा। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द ऑफसेट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ डेटा गिवन है हमारे पास कि फिजिकल एड्रेस साइज है वो 32 बिट यानी 32 बिट्स का है, और नंबर ऑफ बिट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए
वो कितनी है, 20 बिट्स हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला है जी कि फिजिकल एड्रेस साइज इज इक्वल टू एफ प्लस डी। अभी हमने ये डिराइव किया है या कंक्लूड किया है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में अगर वैल्यूज पुट की जाए तो हम लिख सकते हैं फिजिकल एड्रेस साइज कितना है, 32 बिट का, उसकी जगह 32 आ गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स मेंशन है क्वेश्चन में फ्रेम्स के लिए वो 20 है, प्लस ऑफसेट निकाला है तो डी को हमने ऐसे लिख लिया, तो ये बन गया 32 इज इक्वल टू 20 प्लस डी। और यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं। ये सिंपल अरिथमेटिक है, डी इज इक्वल टू 32 माइनस 20 एंड दैट इज 12। तो इसका मतलब ये है कि हमें गिवन डेटा जो दिया हुआ है इसमें से 12 बिट्स दरकार होंगी या रिक्वायर्ड होंगी ऑफसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडरिंग द पेज परफॉर्मेंस व्हाट विल बी द मिस रेशियो इफ द हिट रेशियो इज 85%। पूछा गया है कि हिट रेशियो अगर 85% की हो तो आपने मिस रेशियो खुद कैलकुलेट करनी है या बतानी है वो कितनी होगी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शन सेट या डेटा सर्च करते हैं तो या वो हिट होता है और या फिर मिस होता है। ये दोनों सूरतें हम मिला के कह सकते हैं कि वी हैव 100% और 100% इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ हिट रेशियो प्लस परसेंटेज ऑफ मिस रेशियो। तो इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि मिस रेशियो निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि मिस रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस हिट रेशियो। और हमारे पास क्या है जी, हिट रेशियो 85% है तो हम लिखेंगे जी मिस रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस 85%। तो 15% एक्चुअली क्या होगी मिस रेशियो इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसीडरिंग द पेजिंग परफॉर्मेंस व्हिच ऑफ दीज इज करेक्ट टू कैलकुलेट द इफेक्टिव टाइम, यानी टी इफेक्टिव आप निकालते होते हैं पेजिंग परफॉर्मेंस के कॉन्सेप्ट में। आपने देखना है कि इफेक्टिव टाइम या टी इफेक्टिव कैसे निकालना है। तो आपके हैंडआउट्स में इसका फार्मूला गिवन है ऑन पेज नंबर 167, दैट इज कि इफेक्टिव टाइम इज इक्वल टू हिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय टाइम टू एक्सेस टीएलबी और प्लस टाइम टू एक्सेस मेमोरी, प्लस आप करते हैं जो मिस रेशियो आपकी होती है इनटू टाइम टू एक्सेस टीएलबी प्लस 2 टाइम मेमोरी एक्सेस। क्योंकि आपको यहाँ से डेटा नहीं मिला तो आपको फिर एक और मेमोरी जो है वो इवन आपकी सेकेंडरी स्टोरेज भी हो सकती है, वहां तक आपको इंस्ट्रक्शन या डेटा देखना पड़ता है। तो इसलिए ये आपका मिस रेशियो के केस में ट्वाइस होता है, ठीक है, ट्वाइस दी मेमोरी एक्सेस। तो हिट का मतलब तो ये होगा कि आपको यहाँ से मेमोरी में डेटा मिल गया, तो इसलिए यहाँ पर देखें टाइम टू एक्सेस मेमोरी है, सिंपल। तो अगर आप ध्यान से देखें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, कि टी इफेक्टिव इज इक्वल टू हिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय टाइम टू एक्सेस टीएलबी प्लस टाइम टू एक्सेस मेमोरी प्लस मिस रेशियो मल्टीप्लाई बाय टाइम टू एक्सेस TLB प्लस 2 times time to access memory considering our main memory in this case if we miss anything from the TLB. Question number 38 है, in the context of demand paging the most computer systems memory access time may range from 10 to 200 सेकेंड्स है, नैनो सेकेंड्स है, माइक्रो सेकेंड्स है, क्या हो सकता है। मेमोरी एक्सेस टाइम आपको पता है जितना अच्छा होगा, जितना कम से कम होगा उतने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन टाइम कम होगी, उतनी ज्यादा प्रोसेस आप चला सकेंगे, उतना यूजर को वेट कम करना पड़ेगा। और ये टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन है वो स्लो होगी और एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में ज्यादा देर लगेगी। और यूं फिर ऑब्वियसली बात है यूजर को एक एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में खासा यानी वेट करना पड़ सकता है, और जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा फीजिबल भी नहीं है और ऐसा डिजायरेबल भी नहीं होता कि हम यूजर्स को वेट करवाएं। तो आम तौर पे ये जो रेंज गिवन है 10 to 200 की, ये इनफैक्ट इन द टर्म्स ऑफ नैनो सेकंड्स होती है, इट कैन नॉट बी सेकंड। ये यानी आप सोचिए ना कि एक प्रोसेस ने अगर 200 सेकंड एग्जीक्यूट होने के लिए लेना है तो इसका मतलब ये है तकरीबन कुछ ये 3 मिनट से ज्यादा का टाइम बन रहा है। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप डबल क्लिक करके वेब ब्राउजर लॉन्च करें और वो 3.5 मिनट ले ले? ऑफ कोर्स नॉट, आप इतना वेट तो नहीं कर सकेंगे ना। इवन 10 सेकंड भी अगर आप सोचें जो लोअर लिमिट है वो भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। आप सोचेंगे डबल क्लिक करें और उसके बाद फिर वेब ब्राउजर जो है वो बिल्कुल आपके सामने ओपन हो जाए और हिट एंटर, उसके बाद फिर आपकी रिक्वायर्ड वेबसाइट जो है वो उसमें लोड हो जाए। और सिमिलर फॉर द केस ऑफ क्या आपने कोई वर्ड प्रोसेसर ऑन किया हुआ, कंट्रोल बी यानी बोल्ड करना है, इटालिक प्रिंट निकालना है, आपने कुछ भी करना है तो चीजें बहुत क्विकली बहुत स्विफ्टली होनी चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जो मेमोरी एक्सेस टाइम है दैट इज नॉर्मली फॉर मॉडर्न कंप्यूटर्स, इससे भी कुछ कम है लेकिन बट स्टैंडर्ड कुछ आप ये समझ लीजिए इट्स 10 to 200 नैनो सेकेंड।
Question number 39 here, which of the following is the correct formula to compute the effective access time, meaning EAT, for the demand paging? So in your handouts, page number 189, it's given effective access time is equal to 1 minus P, और P जो है वो आपका क्या है, पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी है, यानी कितने % चांस है कि पेज फॉल्ट हो सकता है। और पेज फॉल्ट का आपको पता है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसका वो पेज जो मेन मेमोरी में नहीं है, वो प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होता है और वो पेज मेन मेमोरी में नहीं मिलता तो पेज फॉल्ट होता है और उसको सर्विस किया जाता है फिर सेकेंडरी स्टोरेज में जाके उस प्रोसेस की प्रोसेस स्पेस में से वो पेज उठा के मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। तो पेज फॉल्ट आप खुद देखिए, जितना ज्यादा होगा उतना प्रोसेस की एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो ज्यादा डिलेड हो जाएगी, और जितना पेज फॉल्ट रेट या प्रोबेबिलिटी कम होगी उतनी प्रोसेस एग्जीक्यूशन आपकी स्विफ्टली या फिर जल्दी हो जाती है या हो सकती है। इनटू मेमोरी access time plus again P is the probability of page fault या page fault rate into page fault time। ठीक है, यानी कितना इस सारे सिलसिले को टाइम लगा। यूजुअली ये नैनो सेकंड्स में ही होता है, बट अगेन ये अगर ज्यादा हो रहा हो, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स या हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हो रहा हो, तो अगर इतना ज्यादा हो रहा हो तो इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट सिस्टम और इम्पैक्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम, जैसे भी हमने बात की। आपके पास बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप फार्मूला देखें तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अकॉर्डिंग टू डैश एल्गोरिथम, व्हेन अ न्यू प्रोसेस एंटर्स द सिस्टम, इट मस्ट डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप दैट इट मे नीड। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे बैंकर्स एल्गोरिथम के हवाले से। हमने ये कहा था कि जैसे ही कोई प्रोसेस जब आएगा नया सिस्टम में एंटर होगा, उसको बताना पड़ेगा कि उसको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज या इंस्टेंस जो हैं वो चाहिए, उसको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे वो यूज करे, बट उसको मैक्सिमम बताने पड़ते हैं। ये हर प्रोसेस को बताने पड़ते हैं, इसलिए एक तो वो मैक्स की जो हमने डेटा स्ट्रक्चर देखी थी वो उसने बिल्ड करनी है एल्गोरिथम ने। दूसरा ये देखना है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल जो हैं उनको देख के, और जो डिमांड आई हुई है, ये नीड आई हुई है मैक्सिमम, उसको देखते हुए एक तरतीब से अगर ये प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएं, ऐसा मुमकिन है कि सिस्टम सेफ स्टेट में ही इन सब प्रोसेस को एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवा सके। अगर ऐसा मुमकिन है तो उसका मतलब ये है कि बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि डेडलॉक को फिर वो अवॉइड कर रहा है, बट रेस्ट एश्योर्ड कि वो रिसोर्सेज को डायनेमिकली असाइन भी करवा रहा है। तो इट इज द बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम बेसिकली इज द डेडलॉक अवॉइडेंस, जिसने ये सारा सिलसिला देखना होता है कि रिसोर्सेज भी एलोकेट किए जाएं और सिस्टम सेफ स्टेट में भी रहे और सारे प्रोसेसेस अपनी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट कर सकें। तो यूँ हमारे 40 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है कि कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं और कुछ लास्ट मिनट पे एक आपको रिफ्रेशर भी मिल जाए और कुछ कॉन्सेप्ट जो थोड़े वीक हैं उनको भी थोड़ी एक रिफाइनमेंट मिल जाए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ एडवाइस करना चाहूँगा वो ये है कि एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद जो कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी आपको थोड़े मुश्किल लग रही हैं, तो कम से कम एक बार अपने कॉन्टेंट को जरूर रिव्यू कीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। जब आप दोबारा देखेंगे तो यकीन मानिए कि काफी चीजें आपको बेहतर और कुछ आसान भी लगेंगी, और दूसरी वो कुछ याद भी हो जाएंगी। आपको एग्जाम में उनसे बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। एक और चीज़ हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे और आपके मेट्स या फेलोज भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं और थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है ये, तो कोशिश कीजिए अगर आप ये कंटेंट अच्छा लगा, इसमें से कोई तैयारी आपकी अच्छी हो सकी है या आपको लगता है कि इससे काफ़ी हेल्प मिली है, तो हमारी कोशिश है कि हम उन स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट पहुंचा सकें और इसमें आप हमारी हेल्प कीजिए, इस काविश में हमारा साथ दीजिए कि ये कंटेंट जो है वो बाकी स्टूडेंट्स तक भी हम उसको पहुंचा सकें, डिलीवर कर सकें। तो काइंडली शेयर दिस कंटेंट विद योर फेलो स्टूडेंट्स ताकि वो भी अपने एग्जाम को अच्छा प्रिपेयर कर सकें। लास्टली मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस कंटेंट में, इसकी प्रेजेंटेशन में, इसकी डिलीवरी में कोई चीज आपको लगती है बेहतर की जा सकती है तो काइंडली अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। हमारी कोशिश होगी इस कंटेंट को आपके लिए और इफेक्टिव और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। लास्टली आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मे यू गेट थ्रू विद द फ्लाइंग कलर्स। तो किसी और कंटेंट में, किसी और सब्जेक्ट में इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।